नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, यह कक्षा 6 की एनसीईआरटी की बुक है, भारतीय इतिहास की हमारे अतीत के नाम से यह बुक आती है। कक्षा 6 की एनसीईआरटी की हमारे अतीत। तो इसका अध्याय 5 है आज। और देखिए दोस्तों, अध्याय 5 है और आज हम इसकी टेस्ट सीरीज देखेंगे। और इसमें कम से कम 20 प्रश्न होंगे दोस्तों। 20 प्रश्न सारगर्भित व्याख्या के साथ कंप्लीट होंगे। और उन 20 प्रश्नों में यह पूरा जो अध्याय 5 है, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य, ये खत्म हो जाएगा। कुल 20 सारगर्भित रामबाण प्रश्न होंगे और सारगर्भित प्रश्नों के माध्यम से व्याख्या करके मैं पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा। और अगर आप पढ़े हुए हैं तो यह आपको बहुत ही रोचक लगेगा और आप अच्छे से टेस्ट भी दे पाएंगे। अगर आप लोगों के पास बुक है तो बिल्कुल पढ़ा करिए, नहीं बुक है तभी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं इसका जो सारगर्भित व्याख्या के साथ टेस्ट सीरीज में आपका सॉल्व कराऊंगा, इसमें पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी क्लास 6 हमारे अतीत के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। जितने भी अध्याय हैं सबकी टेस्ट सीरीज वहाँ पर उपलब्ध होगी। और टेस्ट सीरीज के ही माध्यम से मैं सारा का सारा कक्षा 6 से लेकर 12 तक सभी चैप्टर को कंप्लीट कराऊंगा। आइए टेस्ट देना शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से उत्तर वैदिक ग्रंथ हैं? तो कौन से उत्तर वैदिक ग्रंथ हैं यह बताना है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद। तो सबसे पहले ऋग्वेद लिखा गया था और ऋग्वेद जो लिखा गया था वो ऋग्वैदिक काल में लिखा गया था। बाद में जो तीनों वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यह उत्तर वैदिक काल में लिखे गए थे तथा ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद भी उत्तर वैदिक काल में लिखे गए थे। तो यही पूछ रहा है कि इनमें से कौन से ग्रंथ उत्तर वैदिक काल में लिखे गए हैं। तो ऋग्वेद को छोड़कर सभी ग्रंथ उत्तर वैदिक काल में लिखे गए हैं। मतलब 2, 3, 4, 5, मतलब विकल्प डी जो है वह सही है। 2, 3, 4, 5। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चारों वेदों में ऋग्वेद सबसे पुराना है। ऋग्वेद के काल को ऋग्वैदिक काल के नाम से जानते हैं। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, उपनिषद तथा अन्य कई ग्रंथों के ऋग्वेद की बात रचे होने के कारण इन्हें उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा जाता है। ये ग्रंथ उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में रचे गए थे। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। इनके सामाजिक नियम के बारे में भी बताया गया है। तो जो उत्तर वैदिक कालीन जो ग्रंथ लिखे गए थे, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, उपनिषद आदि लिखे गए थे, यह गंगा और यमुना नदी के क्षेत्र में लिखे गए थे। बाकी ऋग्वेद जो लिखा गया था वो सिंधु और सरस्वती के क्षेत्र में लिखा गया था। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो देखिए, ब्राह्मण का कार्य था यज्ञ संपादन करने का, शूद्र का काम था सेवा करने का, विश्व का मतलब वैश्य है और वैश्य का काम व्यापार करने का था, और क्षत्रिय का कार्य रक्षा करने का था। इस तरह से आप लोग सुमेलित कर सकते हैं। इसकी व्याख्या देखिएगा। देखिए, वैदिक काल में पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित किया था, जिसे वर्ण कहते हैं। प्रत्येक के अलग अलग कार्य निर्धारित किए गए थे। प्रथम वर्ग ब्राह्मणों का था जो वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करते थे। तो दूसरे क्षत्रिय थे जो शासक वर्ग था और इनका कार्य युद्ध व लोगों की रक्षा करना था। तीसरे स्थान पर विश्व या वैश्य थे, जिसके अंतर्गत कृषक, पशुपालक एवं व्यापारी आते थे। शूद्रों का स्थान अंतिम था और शूद्र का जो कार्य था वह अन्य 3 वर्णों का सेवा करना था, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का। अगला प्रश्न देखिएगा, कथन है और कारण है। वैदिक काल में प्रायः महिलाओं को शूद्रों के समान समझा जाता था। यह बात सच है, क्योंकि बहुत सारे प्रतिबंध महिलाओं पर और शूद्रों पर लगे हुए थे। कारण है, वैदिक काल में सामान्यतः महिलाओं और शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। तो देखिए, दोनों बातें सही हैं, कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। मतलब विकल्प बी जो है वह सही है, सही स्पष्टीकरण नहीं है। बात तो दोनों सही है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। वैदिक काल में प्रायः औरतों को शूद्रों के समान माना गया है। सामान्यतः महिलाओं और शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। अतः कथन ए और कारण आर दोनों सही है, परंतु कारण आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ये बात है। अगला प्रश्न देखिएगा, वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। यह बात सच है। ऋग्वैदिक काल में क्षत्रिय और वैश्य दोनों को यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। दूसरा देखिए, शूद्र को अछूत माना जाता था। तो देखिए,
ऋग्वैदिक काल में शूद्रों को अछूत नहीं माना जाता था और न ही उत्तर वैदिक काल में शूद्रों को अछूत माना गया है। अछूत की अवधारणा गुप्त काल में आई थी। तो यह जो दूसरा कथन है यह बिल्कुल गलत है। तीसरा देखिएगा, सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था, यह सही है। तो 1 और 3 सही है। ये पूछा कौन सा कथन सही है, तो 1 और 3 सही है, 2 गलत है। 1 और 3 सही है, मतलब विकल्प सी। आइए इसकी वो देख लेते हैं व्याख्या। वैदिक काल में क्षत्रिय और वैश्य दोनों को यज्ञ करने का अधिकार था। अछूत की अवधारणा वैदिक काल के बाद में आई थी। उत्तर वैदिक काल तक शूद्रों को अछूत नहीं माना जाता था। बाद के काल में शिल्पकार, शिकारी, भोजन संग्राहक और शवों को जलाने और दफनाने वाले लोगों को अछूत माना गया है। अतः कथन 2 गलत है। वैदिक काल के अंत तक सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर ही होने लगा था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी। जन्म के आधार पर वर्ण का विभाजन होने लगा बाद में। अगला प्रश्न देखिएगा, वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ब्राह्मण द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था सभी के द्वारा पूर्णतः स्वीकार नहीं की गई थी। वैदिक काल की बात हो रही है। ब्राह्मण द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था सभी के द्वारा स्वीकार नहीं की गई थी। ये बात सही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ग उस समय भी थे जो ब्राह्मण द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं करते थे और बहुत सारे क्षेत्रों में ब्राह्मणों का वर्चस्व भी नहीं था। कुछ क्षेत्रों में, ज़्यादातर क्षेत्रों में तो था लेकिन कुछ क्षेत्रों में नहीं था। तो देखिए दूसरा देखिए, उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में पुरोहितों का प्रभाव बहुत सीमित था। पूर्वोत्तर क्षेत्र मतलब मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम आदि के क्षेत्र, यहाँ पुरोहितों का प्रभाव बहुत सीमित था। तो देखिए बात तो दोनों सही है, दोनों कथन सही है अपनी जगह। कौन सा कथन सही है पूछ रहा है, तो 1 व 2 दोनों, विकल्प सी। आइए इसका स्पष्टीकरण देखते हैं, व्याख्या देखते हैं। उपयुक्त तो दोनों कथन सही है। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया है। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे तथा कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। वहीं इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी, जहां पुरोहितों का प्रभाव बहुत सीमित था। अगला प्रश्न देखिएगा, पुरातत्वविदों ने जनपद नामक इकाई की कई बस्तियों की खुदाई की है। ये जनपदीय बस्तियां निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित हैं? पुरातत्वविदों ने जनपद नामक इकाइयों की कई बस्तियों पर खुदाई की है और ये जनपद नामक जो बस्तियां मिली हैं किस स्थान पर मिली हैं, तो देखिए पुराना किला दिल्ली यहाँ पर मिली हुई है जनपदीय बस्ती। मेरठ में, हस्तिनापुर में, अतरंजी खेड़ा, एटा, ये देखिए तीनों जगह पर जनपदीय बस्तियां मिली हुई हैं पुरातत्वविदों द्वारा। तो ये पूछ रहा है किस जगह मिली हैं, तो 1, 2, 3 तीनों, मतलब विकल्प डी जो होगा वह सही होगा। 1, 2, 3 तीनों है। इसकी व्याख्या देखिएगा, महायज्ञों को करने वाले राजा आगे जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे थे। जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है जन के बसने की जगह होता है। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख है। जनपदों के लोग चावल, गेहूँ, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल और सरसों जैसी फसलें उगाते थे। इन पुरास्थलों में से कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में भी जाना जाता है। आमतौर पर चित्रित धूसर पात्र जो होते थे, चित्रित धूसर मृतभांड होते थे, ये उत्तर वैदिक कालीन सूचक है उत्तर वैदिक काल का। यहाँ से प्राप्त ये बर्तन कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। चित्रित धूसर पात्रों पर की गई चित्रकारी आमतौर पर सरल रेखाओं और ज्यामितीय आकृतियों के रूप में थी। अगला प्रश्न देखिएगा, महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। महाजनपदों की कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, ये बात सच है। दूसरा देखिएगा, राजा सेना रखने लगे थे जिसे वेतन दिया जाता था। वेतन का संपूर्ण भुगतान आहत सिक्कों के रूप में होता था। तो देखिए वेतन का संपूर्ण भुगतान आहत सिक्कों के रूप में नहीं होता था, वेतन का कुछ भाग ही आहत सिक्कों के रूप में दिया जाता था। हाँ, आहत सिक्कों का प्रचलन महाजनपद काल में हुआ था। तो कथन 2 जो है गलत है, कथन 1 जो है सही है। तो कौन सा सही है? केवल 1, मतलब विकल्प ए। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लगभग 2500 वर्ष पूर्व कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा था। मतलब 600 ईसा पूर्व में, मतलब बुद्ध और महावीर के समय में, महावीर स्वामी के समय में अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की व्यवस्था थी। ये किलेबंदी आक्रमणों से सुरक्षा करती थी।
ये राजाओं की समृद्धि और वैभव को भी दर्शाती थी। अब राजा सेना रखने लगे थे, महाजनपद काल की बात हो रही है। अब राजा सेना रखने लगे थे, सिपाहियों को वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान आहत सिक्कों के रूप में होता था, न कि संपूर्ण भुगतान। तो महाजनपद काल में आहत सिक्के के रूप में भुगतान होता था, लेकिन कुछ ही। अगला प्रश्न देखिएगा, महाजनपदों की कर प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। प्रायः उपज का 1/3 हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया गया था। तो देखिए, महाजनपद काल में उपज का 1/3 नहीं लिया जाता था, उपज का 1/6 लिया जाता था। तो यह बात तो गलत है। अगला देखिएगा, कारीगरों को श्रम के रूप में कर का भुगतान करना होता था, यह सही है। तो केवल 2 सही है। कह रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो केवल 2, मतलब विकल्प बी, केवल 2 सही है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। महाजनपदों के राजाओं को विशाल किलों और बड़ी सेना के लिए प्रचुर संसाधनों और उनके लिए पर्याप्त कर्मचारियों की आवश्यकता होती थी। अतः राजा लोगों द्वारा समय समय पर दिए जाने वाले उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे थे। फसलों पर लगाए गए कर महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्रायः उपज का 1/6 हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया गया था, जिसे भाग कहा जाता था। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए जाते थे, जो प्रायः श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसा कि एक बुनकर, लोहार और सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना होता था। तो यह बातें हैं। जो बुनकर होते थे, लोहार होते थे, कारीगर होते थे, वह श्रम के रूप में टैक्स देते थे। इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। अगला देखिएगा, महाजनपदीय कर व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पशुपालकों को जानवरों या उसके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था, यह बात सही है। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था, यह भी सही है। तीसरा देखिएगा, आखेटक और संग्राहक कर से पूर्णतः मुक्त थे, यह सही नहीं है। आखेटक और संग्राहक को भी कर देना पड़ता था। आखेटक और संग्राहक क्या होते थे, यह आखेटक क्या होता था, वन में जाता था, वन के पशुओं को पकड़ता था, उनका शिकार करता था। तो आखेटक और संग्राहक क्या होते थे, वन उत्पाद के रूप में अपने टैक्स देते थे, वन उत्पाद के रूप में टैक्स देते थे। तो इसमें केवल 1, 2 सही है, 3 सही नहीं है। तो इनमें कौन सही है, 1 और 2, मतलब विकल्प ए। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कथन 1 व 2 सही है, परंतु कथन 3 गलत है, क्योंकि आखेटकों व संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं राजा को कर के रूप में देनी होती थी। देखिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्राचीन महत्वपूर्ण नगर कौशाम्बी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो कौशाम्बी जो है किस स्थान पर है, मेरठ में, गाजियाबाद में, इलाहाबाद में, वाराणसी में। तो कौशाम्बी जो है, प्राचीन जो कौशाम्बी महाजनपद था, यह आपके इलाहाबाद के क्षेत्र में स्थित है। इलाहाबाद का वर्तमान नाम प्रयागराज हो गया है, पुराना नाम भी प्रयागराज था, लेकिन अकबर द्वारा इसको इलाहाबाद कर दिया गया। अब जस्ट इसका नाम बदलकर फिर प्रयागराज किया गया। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कौशाम्बी नगर आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में स्थित है। यहाँ से किले की दीवार के अवशेष मिले हैं, प्रयागराज होना चाहिए, यहाँ से किले की दीवार के अवशेष मिले हैं। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 वर्ष पूर्व हुआ है। कौशाम्बी में एक किले का दीवार मिला हुआ है, और वह किले का दीवार बहुत ही प्राचीन है, 2500 वर्ष पुराना है। और कौशाम्बी प्राचीन काल में वत्स महाजनपद की राजधानी थी। जनपद का नाम था, महाजनपद का नाम था वत्स, उसकी राजधानी थी कौशाम्बी। जैसे मगध राज की जो राजधानी थी वह राजगृह थी, फिर उसका नाम, उसकी राजधानी बदलकर पाटलिपुत्र हो गई। इस तरह से राज्य और राजधानी भी है। अभी आगे देखेंगे उसको। तो देखिए अगला प्रश्न देखिएगा, महाजनपद युग में कृषि क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए थे। इन परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो महाजनपद काल में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए थे। इन परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे, ये बात सच है। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे महाजनपद काल में। लोगों के धान की कृषि बीज छिड़क करने के बजाय धान के पौधों को रोपना शुरू कर दिया गया था। धान के पौधों को रोपा जाने लगा था, ये भी सही है। तो उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन सही है, तो दोनों बातें सही हैं। देखिए महाजनपद काल से पहले धान को रोपा नहीं जाता था। जैसे क्या होता है, इस समय क्या होता है, धान को एक बार फिर उखाड़ कर फिर उसमें जमीन में धांसा जाता है। तो इस तरह की परंपरा जो शुरू हुई है, इस तरह की जो मतलब कृषि कार्य शुरू हुआ, ये महाजनपद काल में शुरू हुआ था। उसके पहले धान को रोपा नहीं जाता था, एक ही बार में छिड़क दिया जाता था, और जो उग आता था उसको लोग काट लेते थे। तो इसमें कौन सा कथन सही है, तो दोनों कथन सही है, 1 व 2 दोनों विकल्प सही है।
उपयुक्त दोनों कथन सही है। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे। इससे कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसल की उपज बढ़ गई थी। लोगों ने धान के बीज छिड़क कर उपजाने के बजाय धान के पौधे रोपण की प्रक्रिया सीख ली थी। इससे पहले की तुलना में बहुत अधिक पौधे जीवित रहते और पैदावार ज़्यादा होता था। इससे कम और तोड़ परिश्रम लगता था। ये काम अधिकतर दास, दासी, भूमिहीन खेतिहर मजदूर आदि करते थे। अगला प्रश्न देखिएगा, मगध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। गंगा और सोन नदियां मगध से होकर गुजरती थीं। यह बात सही है। गंगा और सोन नदियां जो थी वो मगध से होकर गुजरती थीं। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदाना है। तो देखिए तीनों बातें मगध के बारे में सही हैं। तीनों बातें सही हैं। तो उपरोक्त में कौन सा कथन सही है? तो तीनों बातें सही है। तीनों 1 2 3 तीनों, मतलब विकल्प डी। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। उपयुक्त तीनों कथन सही है। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। गंगा और सोन नदियां मगध से होकर गुजरती हैं, अतः ये नदियां यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण हैं। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। यहाँ से सेना के लिए हाथी, रथ, गाड़ियों और घरों के लिए लकड़ियाँ प्राप्त होती थीं। इन क्षेत्रों में लौह अयस्क की खदानें हैं जो मजबूत औजार व हथियार बनाने के लिए उपयोगी थीं। तो यही महत्वपूर्ण था कि इसीलिए मगध जो राज्य था 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली था, क्योंकि वह संसाधन से परिपूर्ण था। संसाधन यहाँ पर बहुत ज़्यादा था। जंगल भी हरे भरे थे, जंगल उत्पाद भी मिल जा रहा था, खदानें, लौह अयस्क की खदानें थी। यही रीजन था कि मगध एक शक्तिशाली साम्राज्य बनकर उभरा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन मगध का शासक नहीं रहा है? मगध का शासक कौन नहीं रहा? बिंबिसार, प्रसेनजीत, अजातशत्रु, महापद्मानंद। तो देखिए बिंबिसार हरेंग वंश का संस्थापक था। अजातशत्रु जो था बिंबिसार का ही पुत्र था अजातशत्रु। और महापद्मानंद भी मगध साम्राज्य का शासक रह चुका है, एक शक्तिशाली शासक रह चुका है। एक छत्र, एक राग आदि उपाधि उसने धारण की थी। तो यह तीनों जो हैं ACD तीनों जो हैं मगध के शासक रह चुके हैं, लेकिन प्रसेनजीत मगध का शासक नहीं था, यह कोसल महाजनपद का शासक था। तो विकल्प बी प्रसेनजीत। इसकी व्याख्या देखिएगा, बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मानंद मगध के महत्वपूर्ण राजा थे, जबकि प्रसेनजीत कोसल महाजनपद का राजा था। कोसल महाजनपद का राजा था प्रसेनजीत, और यह बुद्ध के समकालीन था। कोसल महाजनपद की जो राजधानी थी वह श्रावस्ती थी। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा नगर मगध की राजधानी कभी नहीं रहा? कौन सा नगर मगध की राजधानी नहीं रहा? तो राजगृह बिल्कुल रहा। राजगृह का पहले नाम राजगीर था, राजगीर के बाद इसका नाम थोड़ा बदला तो राजगिरी पड़ गया। तो राजगीर मगध राज्य की राजधानी रह चुकी है। पाटलिपुत्र भी श्रावस्ती नहीं था, श्रावस्ती जो था कोसल महाजनपद की राजधानी था। तो यही जो तीसरा है वही सही नहीं है। कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करिए। कौन मगध की राजधानी कभी नहीं रहा? तो श्रावस्ती। केवल तीन विकल्प सी। श्रावस्ती जो था कोसल महाजनपद की राजधानी था। व्याख्या देखिएगा, बिहार में राजगृह, आधुनिक राजगीर, हम ये बोल दिए हैं, अब इसका नाम राजगीर है और पहले उसका नाम राजगृह था। कई सालों तक मगध की राजधानी बनी थी। बाद में पाटलिपुत्र, आज का पटना की राजधानी बना गया। पहले राजगृह राजधानी था, उसके बाद पाटलिपुत्र राजधानी बना। तो पाटलिपुत्र का नाम पटना शेरशाह सूरी ने कर दिया था 1541 में, जबकि श्रावस्ती कोसल महाजनपद की राजधानी थी। अगला प्रश्न देखिएगा, सिकंदर द्वारा अपने विश्व विजय अभियान के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में मगध की ओर कूच करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो देखिए, सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। बिल्कुल यह घटना हुई थी सिकंदर की सेना के साथ। सिकंदर की सेना आगे बढ़ने से इनकार कर देती है। सिकंदर की सेना भारत के शासकों के पैदल, रथ और हाथियों की बड़ी बड़ी सेनाओं से भयभीत थी। ये बात सच है कि सिकंदर की सेना जब व्यास नदी के उस पार थी तो वह भयभीत हो गई थी, क्योंकि उस समय घनानंद का शासन था, नंद वंश का शासन था, और नंद वंश एक विशाल साम्राज्य स्थापित हो चुका था। और नंद वंश के पास बहुत ही हाथी, घोड़े, पदाति, पैदल चलने वाले सैनिक बहुत ज़्यादा थे, और इसलिए सिकंदर की सेना भयभीत हो गई थी, क्योंकि वह थक भी चुकी थी और उसे लग रहा था कि वह हार भी जाएगी, इसलिए भयभीत हो गई थी। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन सही है, दोनों कथन 1 और 2 दोनों, विकल्प सी। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। उपयुक्त दोनों कथन सही है। 2300 वर्ष पूर्व
मेसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। मेसिडोनिया को मकदूनिया भी पढ़ा जाता है। मेसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह से सिकंदर का जो गुरु था वह अरस्तु था, यह बता देना उचित समझता हूँ। पूरी तरह से सफल न होने पर वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे तक आ पहुँचा। ब्यास नदी के किनारे तक आ पहुँचा। ब्यास का जो प्राचीन नाम है वह बिपाशा है। बिपाशा ब्यास का प्राचीन नाम है। जब इसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। मगध के निकट ही वज्रराज था। वज्र जो था एक गणराज्य था। तो मगध के निकट ही वज्रराज था। वज्र की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो मगध के निकट ही वज्रराज था। वज्रराज की राजधानी कौन सी थी? वैशाली, मथुरा, कौशाम्बी और पटना। तो मगध वज्रराज की जो राजधानी थी वह वैशाली थी, विकल्प ए। और वज्र जो राज था गणराज था। गणराज गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी वहाँ पर। देखते हैं अभी व्याख्या में। मगध के निकट ही वज्रराज था जिसकी राजधानी वैशाली थी। वैशाली जो है बिहार में पड़ता है। यहाँ अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गढ़ या संघ कहते थे। मथुरा यह तो गढ़ या संघ कहते थे। अब देखिए, मथुरा सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। सूरसेन एक महाजनपद था जिसकी राजधानी मथुरा थी। आगे मैं जितने 16 महाजनपद हैं इसका उल्लेख किया जाएगा, लेकिन जो महत्वपूर्ण है इसे आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। सूरसेन जो था मथुरा महाजनपद की सूरसेन महाजनपद की राजधानी था मथुरा, और कौशाम्बी जो था वत्स महाजनपद की राजधानी थी। अंग महाजनपद का जो राजधानी था वह था चंपा। अगला प्रश्न देखिएगा। गढ़ या संघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। एक ही शासक के अधीन एक विशाल राज्य क्षेत्र गढ़ या संघ कहलाता था। ये बात गलत है, क्योंकि एक ही शासक के अधीन गढ़ या संघ नहीं हो सकता। गढ़ या संघ में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी और बहुत सारे लोगों का समूह था जो मिलकर राज किया करता था। तो पहला जो कथन है गलत है। दूसरा देखिएगा, बुद्ध और महावीर दोनों ही गढ़ या संघ से संबंधित थे। बिल्कुल, बुद्ध और महावीर जो थे इनका जन्म गणराज्य में ही हुआ था और यह गणराज्य वाले राजा के घर में ही पैदा हुए थे। तो दो जो है वह सही है। तो ये पूछ रहा है इसमें कौन सा कथन सही है? तो केवल दो, विकल्प बी। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गढ़ शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूहों के लिए किया जाता था। संघ शब्द का तात्पर्य संगठन या सभा से है। गढ़ या संघ में एक से अधिक शासक होते थे। गढ़ या संघ में क्या होता था? एक से अधिक शासक होता था। प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी मिलकर विभिन्न अनुष्ठानों को करते थे। अतः कथन 1 जो है गलत है। कथन 1 में क्या कहा गया है कि एक ही व्यक्ति राज करता था गढ़ या संघ में, यह बात गलत है, क्योंकि इसमें कई एक समूह होता था और समूह मिलकर राज करता था और समूह में जो सदस्य होते थे सब राजा कहलाते थे। ये सभाओं में बैठकर बहस, बातचीत, वाद विवाद के जरिए फैसले लेते थे। स्त्रियां, दास और कमकार मतलब कर्मचारी इन सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे। देखिए, इसमें राजाओं का एक समूह था जो मिलकर राज करता था, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें स्त्रियां भाग लें, दास भाग लें या फिर अन्य कर्मचारी लोग भाग लें, ऐसा नहीं था। बुद्ध और महावीर दोनों ही गढ़ या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन की बहुत ही सजीव चित्रण मिलता है। अगला प्रश्न देखिएगा। गढ़ या संघों में निम्नलिखित में से किस शासक ने विजय प्राप्त की थी? गढ़ या संघों पर निम्नलिखित में से किस शासक ने विजय प्राप्त की थी? मौर्य, गुप्त, कुषाण या सातवाहन? तो किसने गढ़ या संघ पर विजय प्राप्त की थी ये बताना है आप लोग को। देखिए, जो गढ़ या संघ होते थे वह मिलजुल कर राज किया करते थे। कई राजाओं का समूह होता था, जनता का भी पूरा सहयोग होता था। इसलिए गढ़ या संघ इतने हीन नहीं थे, इतने कमजोर नहीं थे कि कोई भी राज्य उनको मिला ले। और गढ़ या संघ को राज्य में मिलाने के लिए बहुत सारे शासकों ने कोशिश किया, लेकिन उसके बावजूद भी यह ज़्यादा दिन तक गढ़ या संघ के के लोग बने रहे। गढ़ या संघ जो जनपद था वह ज़्यादा दिन तक राज करता रहा, कोई उसे मिला नहीं पाया। तो ये पूछ रहा किस शासकों ने विजय प्राप्त की थी गढ़ या संघों पर? तो मौर्यों ने विजय प्राप्त नहीं की थी, गुप्तों ने की थी। विकल्प बी जो है गुप्तों ने अंततः की थी। बहुत ही कठिनाई के साथ अंततः हजारों वर्षों बाद गुप्त शासकों ने गढ़ या संघ को अपने राज्य में मिलाया था। तो विकल्प बी जो है वह सही है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे, इसके बावजूद भी इनका राज्य लगभग 1500 वर्ष पूर्व तक चलता रहा। 1500 वर्ष पूर्व मतलब 5वीं ईस्वी तक चलता रहा इनका राज। मतलब 600 ईसा पूर्व से लेकर 5 ईसा पूर्व तक
500 ईसा पूर्व तक, मतलब कुल मिलाकर 1100 साल तक यह चलता रहा। इसके बाद गुप्त शासकों ने गढ़ या संघ पर विजय प्राप्त करके इन्हें अपने राज्य में मिला लिया। अगला प्रश्न देखिएगा, दीघ निकाय निम्नलिखित में से क्या है? दीघ निकाय क्या है? जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ या उपनिषद? तो दीघ निकाय जो है यह एक बौद्ध ग्रंथ है, विकल्प बी। दीघ निकाय जो है एक बौद्ध ग्रंथ है। इसका व्याख्या देखते हैं। दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें लगभग 2300 वर्ष पूर्व लिखा गया था। 2300 वर्ष पूर्व लिखा गया था, एक बौद्ध ग्रंथ है। इसमें भगवान बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं, कई लेक्चर भगवान बुद्ध ने दिया है, उस ग्रंथ में ही वर्णित है। अगला प्रश्न देखिएगा, अजातशत्रु जो हर्यंक वंश का शासक था, बिंबिसार का पुत्र था। अजातशत्रु और मगध में शासन करता था, मगध राज्य में। तो देखिए, अजातशत्रु वज्र संघ पर आक्रमण करना चाहता था, मतलब गणराज्य पर ही आक्रमण करना चाहता, वज्र गणराज्य पर। इसने उस विषय पर सलाह के लिए अपने एक मंत्री को बुद्ध के पास भेजा था, क्योंकि बुद्ध भी जो थे वह गणराज्य में ही पैदा हुए थे। इसलिए सलाह लेने का कारण कुछ भी हो, सलाह लेने के लिए बुद्ध के पास भेजा। अजातशत्रु के उस मंत्री का क्या नाम है जिसे बुद्ध के पास भेजा गया था सलाह लेने के लिए कि वह वज्र संघ पर आक्रमण करना चाहता है? इसमें बुद्ध का क्या राय है, भगवान बुद्ध का क्या राय है? तो अजातशत्रु के उस मंत्री का क्या नाम था? तो चारों ऑप्शन है आप लोगों के सामने, सुनिध, चेटक, वशकार या जीवक। तो अजातशत्रु का जो मंत्री था वह विकल्प सी वशकार था, वशकार। व्याख्या देखिएगा, अजातशत्रु ने अपने मंत्री वशकार को वज्र संघ पर आक्रमण के संदर्भ में सलाह लेने के लिए बुद्ध के पास भेजा था। ठीक है दोस्तों, यह 5वां अध्याय था, कक्षा 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री हमारे अतीत के नाम से है। यह 5वां अध्याय था और आप खुद देख सकते हैं कुल 20 प्रश्न हैं, सारगर्भित व्याख्या के साथ कंप्लीट कर दिया हूँ। और इस तरह से ही पूरा का पूरा चैप्टर कक्षा 6 से लेकर 12 तक, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, गणित हो, विज्ञान हो, इतिहास हो, भूगोल हो, सब कुछ टेस्ट सीरीज के माध्यम से व्याख्या दे देकर मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री हमारे अतीत खोज लीजिएगा, मतलब क्योंकि हर क्लास का अलग अलग सब्जेक्ट वाइज मैं डालूंगा, तो आप जब खोज लीजिएगा। इसके पहले का वीडियो नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। ठीक है दोस्तों, एक बात और कहूँगा कि आप हमारे IAS PCS पाठशाला फेसबुक ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। फेसबुक ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप यूपी टेट, सी टेट, TGT, PGT, PRT, यूपी PCS, MPSC, RPSC, BPSC, यहाँ तक कि संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की अगर मटेरियल चाहते हैं, हिस्ट्री मटेरियल लेना चाहते हैं, तो आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दर्ज है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद आप लोग को।